हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउट फिक्स चैनल। मैंने अपने लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लिया था और उसमें आपको सारी चीजें बताई थी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी बताया था, किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो भी बताया था। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और मैंने उस वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए थे और आई होप आपने वो किए होंगे। और आज हम उन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सेकेंड थिंग कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो चैप्टर सर्कल्स पे बनाने वाली हूँ। चैप्टर सर्कल्स बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम वो चैप्टर कुछ इस तरह करेंगे कि आगे जाके आपको वो चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। तो हम सबसे पहले अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 50 मीटर हाइट टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ पोल आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन यानी कि इसमें दो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसका फिगर सबसे पहले कैसे ड्रॉ होगा हम वो देखते हैं। तो यहाँ कहाँ से एंगल्स लिए जा रहे हैं? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 50 मीटर हाई टावर। तो ये जो आपका हाई टावर है ये 50 मीटर है, ठीक है। इसके टॉप से पोल का एंगल ऑफ डिप्रेशन पोल के टॉप और बॉटम का लिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली कि हम यहाँ से किसी नीचे वाली चीज को देख रहे हैं, तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इसका मतलब है कि पोल की हाइट जो है वो टावर की हाइट से कम है। अब हमने यहाँ से, यानी कि ये जो टावर है हमारा, यहाँ से हम पोल के टॉप को देख रहे हैं। और जब हम टॉप को देख रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं, क्या एंगल बन रहा है? 45 डिग्री। तो ये हमारी हो गई लाइन ऑफ साइट और यहाँ पर हमारी बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों? क्योंकि हम इस साइड देख रहे हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन इस साइड बनेगी। ये हो गया आपका 45 डिग्री एंगल, ठीक है। सेकेंड थिंग ये क्या कह रहे हैं, बॉटम ऑफ पोल। बॉटम ऑफ पोल से जब देखा जा रहा है तो क्या एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। तो टॉप ऑफ द टावर से जब बॉटम ऑफ द पोल देखा जा रहा है तब एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन यही रहेगी क्योंकि इसी साइड देखा जा रहा है, सेम साइड। तो ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें दो ट्राइंगल चाहिए जो 45 डिग्री और 60 डिग्री को इंक्लूड करते हो, ठीक है। तो 60 डिग्री एंगल ये बन रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों क्या है? पैरेलल हैं। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कॉन्सेप्ट से ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद ये 45 डिग्री है तो यहाँ हम एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं विच इज पैरेलल टू दिस वन। और ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारा हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब है कि जो एंगल्स हमें दिए हुए हैं उन दोनों एंगल्स के करस्पॉन्डिंग हमें ट्रायंगल मिल गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से हमें क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें पोल की हाइट चाहिए, यानी कि इसकी क्या हाइट है ये हमें निकालना है। टावर की हाइट उन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे नेम देते हैं ABCDE, ठीक है। इसके बाद इसकी हाइट निकालना है, यानी AD की वैल्यू चाहिए। AD आप देख रहे हो BC के इक्वल है, ठीक। तो यदि हमने BC निकाल लिया तो हम AD तो निकाल ही लेंगे। और BC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम BE जो कि 50 मीटर है, जो कि गिवन है, उसमें से EC को माइनस कर दें, इतना पोर्शन अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? BC की वैल्यू। यानी कि अगर हमें AD की वैल्यू चाहिए तो AD इक्वल है आपके BC का और BC इक्वल है BE माइनस EC, ठीक। तो सीधी सी बात है, हमें BE और EC की वैल्यू चाहिए है। तो BE और EC की वैल्यू अगर हमें चाहिए है तो पहले हम तो यहाँ देखेंगे कि BE और EC की, पहले हम यहाँ EC को देखते हैं। तो EC किस ट्राइंगल का पार्ट है? EC पार्ट है आपका ट्राइंगल EAD का। तो इन ट्राइंगल EAD, तो इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ये आपका 90 डिग्री है और यहाँ पर ये 90 डिग्री है। ट्राइंगल का नेम मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, इस पर मार्क्स होते हैं। ट्राइंगल EAD आपका आ गया। ट्राइंगल सॉरी EAB नॉट D, दिस इज ट्राइंगल EAB। EAB में अब हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर, और हमें चाहिए बेस की वैल्यू। बेस की वैल्यू क्यों चाहिए?
क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो अगर हमें ए बी की वैल्यू मिलेगी तो ये वैल्यू हम इस वाले ट्राइंगल में यूज कर सकते हैं एज द वैल्यू ऑफ सी डी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बेस ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, इसलिए हम लेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए बी। ठीक है, तो बीई की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 50 मीटर। tan 60 डिग्री होता है √3 और ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इससे हमें मिल गया ए बी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, ये मिल गई हमें ए बी की वैल्यू। तो ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके बाद ए बी की वैल्यू इतनी है, तो ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी के। तो ओवरऑल हमें सी डी की वैल्यू मिल गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ई डी सी। क्यों, क्योंकि हमें सीई की वैल्यू चाहिए। सीई ई डी सी का मेंबर है, उसका पार्ट है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, यानी tan 45 डिग्री लेंगे। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ई सी अपॉन डी सी। ई सी की वैल्यू नहीं पता है, डीसी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 50 अपॉन √3 और tan 45 आपका होता है 1। तो इससे हमें मिल गया EC इज इक्वल टू 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी डिनोमिनेटर इरेशनल होता है तो पहले उसे रैशनल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा 50 √3 अपॉन 3 मीटर। ठीक है, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें तो वैल्यू चाहिए थी AD की, और AD इक्वल है BC के। तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BE अप माइनस EC। तो BE की वैल्यू हमारे पास क्या है 50 माइनस EC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 50 √3 अपॉन 3। ये हमारे पास EC की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 50 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा अंदर 3 माइनस √3 होल अपॉन 3। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आता है कुछ 21.1 मीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एट अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। क्या मतलब हुआ इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है लाइट हाउस, तो हम बनाएंगे यहाँ पर लाइट हाउस। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइट हाउस। इसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से, किसी पॉइंट ए से, तो हमने ये पॉइंट ले लिया ए। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो ऑब्वियसली हमने पॉइंट ए से टॉप ऑफ द लाइट हाउस को देखा, तो ये हमारा टॉप ऑफ द लाइट हाउस हो गया। और ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ये जो बंदा यहाँ खड़ा है ना वो इस साइड दिख रहा है, तो ये जो आपका एंगल बन गया ये हो गया थीटा। तो क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हुआ। इज सच दैट थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हेन द पॉइंट इज मूव 240 मीटर टुवर्ड्स द लाइट हाउस। यानी कि ये जो पॉइंट है ये लाइट हाउस के साइड मूव कर रहा है। ठीक है, और कितना मूव कर रहा है, 240 मीटर मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब ये मूव कर चुका है तो मान लीजिए कि ये बी पॉइंट पर है। फिर क्या कह रहे हैं ये लाइट हाउस, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 5। यानी अब यदि इस पॉइंट से इसको देखा जा रहा है हाइट ऑफ टॉप ऑफ द लाइट हाउस को, तो क्या हो रहा है, अब ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 5। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं सच दैट tan phi इज इक्वल टू 3/4। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। बस इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन से ये डिफरेंस है कि बाकी क्वेश्चन में आपको 45, 30 इन सब की वैल्यू लर्न रखनी पड़ती है और वो वैल्यू पुट करनी पड़ती है। यहाँ पर इन्होंने वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये हम पहले नेम दे देते हैं ABCD। अब इसके बाद ये पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, यानी हमें इसकी हाइट चाहिए। ठीक, हाइट चाहिए, इसका मतलब मान लीजिए ये BC जो है इसे x ले लीजिए। ठीक, इसका मतलब है अगर हमें ये हाइट चाहिए है तो हमें कोई एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा
और वो जो ट्राइंगल हम लेंगे तो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, जो इससे हमें सीडी की हाइट मिल सके। तो सीडी जो है वो किसका मेंबर है, किसका पार्ट है, तो ये दो ट्राइंगल का पार्ट है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो सीडी जो आपका है वो तो फर्स्ट आपका डीबीसी का भी पार्ट है और दूसरा आपका वो डीएसी का भी पार्ट है, ठीक है। तो इन दोनों ही ट्राइंगल का यूज करके हमें सीडी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक ट्राइंगल ले सकते हो जो आप चाहो। तो मैं ले रही हूँ पहले ये वाला, और इसकी जो हाइट है वो मैं एच कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है। तो लेते हैं हम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी सी बी। डीसीबी में किसकी वैल्यू दी हुई है, tan फाइव की, तो ऑब्वियसली हमें tan को ही लेना पड़ेगा। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये आपका हो गया h अपॉन एक्स। तो tan फाइव की वैल्यू ये क्या कह रहे हैं, कितनी है, 3/4। तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। अब हम इसमें से वैल्यू किसकी निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, हम निकालेंगे x की वैल्यू। क्यों, क्योंकि हमें h की वैल्यू तो चाहिए ही है। जब हम इस पूरे ट्राइंगल में tan थीटा अप्लाई करेंगे तब भी हमें x मिलेगा और h मिलेगा, है ना। लेकिन हमें चाहिए तो h है, x से तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें h की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और वहां पर जो x आएगा उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/4h, ठीक है। तो ये आपका x की वैल्यू हो गई। 1 मिनट, 3/4h नहीं आएगा, यहाँ आपका आएगा 4h/3, x इज इक्वल टू 4h/3, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, x की वैल्यू इतनी आ गई। अब नेक्स्ट ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल DCA। DCA में tan थीटा लेना है ऑब्वियसली, क्योंकि DCA जो ट्राइंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है वहां एंगल। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर यानी h, और बेस हो जाएगा 240 प्लस x, क्योंकि इसके लिए बेस क्या है, पूरा AC है, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है, tan थीटा की वैल्यू इन्होंने 5/12 दे रखी है। तो हम यहाँ 5/12 पुट कर देते हैं, ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका जाएगा 5 इंटू 240 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12h, ओके। अब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 240 प्लस 4h अपॉन 3 इज इक्वल टू 12h, ठीक। अब हम 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक चीज हम और कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ आप देखो, यहाँ भी 4 है और 240 भी 4 का मल्टीपल है। तो हम क्या करते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा 5 इंटू 4 और अंदर आपका बच जाएगा 60 प्लस h अपॉन 3 इज इक्वल टू 12h, ठीक। अब ये 4 यहाँ पर है तो ये 4 जब इस साइड जाएगा तो ऑब्वियसली ये डिवीजन में आ जाएगा। तो ये डिवीजन में आ गया तो हमें यहाँ क्या मिल गया, 3h। तो यहाँ पर हमें मिल गया ओवरऑल। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 60 हो जाएगा 300 प्लस 5h अपॉन 3 इज इक्वल टू 3h, ठीक। 5 इससे मल्टीप्लाई किया 300 आ गया, ये 5 का इससे मल्टीप्लीकेशन हो गया 5h अपॉन 3 आ गया इज इक्वल टू 3h हो गया। अब हम h वाले जो एक्सप्रेशन है या h वाली जो टर्म है उसे हम साथ में लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, h वाली टर्म को साथ में लेने पर हमें मिलता है 3h माइनस 5h अपॉन 3 इज इक्वल टू 300। तो इससे हमें मिलेगा 9h माइनस 5h होल अपॉन 3 इज इक्वल टू 300, और इससे हमें मिलेगा 4h अपॉन 3 इज इक्वल टू 300। तो h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, h इज इक्वल टू 300 इंटू 3 अपॉन 4, ठीक है। ये वाला 4 से डिविजिबल है क्या, तो ये डिविजिबल है, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। तो आपको क्या आंसर मिल रहा है, 3 5 जा 15, 225 मीटर। यानी कि आपके ये जो सीडी की हाइट है वो क्या है,
जो लाइट हाउस की हाइट है वो है 225 मीटर। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड। क्या कह रहे हैं, विंडो ऑफ अ हाउस h मीटर अबव। हम पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। From the window, the angles of elevation and depression on top and bottom of another house situated on the opposite side of the lane are found to be alpha and beta. Prove that this one height of the house should be this. तो इसमें हमें हाउस की, जो फर्स्ट हाउस है, यहाँ आपको देख रहे हो आप, यहाँ पे दो हाउस के बारे में बात की जा रही है, एक जिसकी हाइट h मीटर है और एक दूसरा हाउस, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाउस की बात की जा रही है उसके विंडो से देखा जा रहा है, यानी फर्स्ट हाउस के विंडो तक ही हमें मतलब है, उसके ऊपर क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये हमारा h मीटर अबव द ग्राउंड, ये हमारा विंडो हो गया हाउस का, ठीक है, ये हो गया विंडो। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द विंडो द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस। अब इस विंडो से दूसरे हाउस का क्या क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, जब नीचे से ऊपर देखा जाता है, यानी कि इस विंडो से जब ऊपर देखा जाएगा तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यानी कि जो दूसरा हाउस है उसका टॉप जो है वो ऊपर होना चाहिए, है ना, यहाँ होना चाहिए, तभी तो इस विंडो से जब देखा जाएगा तो वो ऊपर देखेगा, है ना। इसके बाद बॉटम, तो इसका बॉटम तो ग्राउंड पर ही होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया जो हमारा सेकेंड हाउस है, ये हमारा था फर्स्ट हाउस, ये हमारा है सेकेंड हाउस। तो सेकेंड हाउस की हाइट जो है वो फर्स्ट हाउस से ज्यादा है। इस क्वेश्चन में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो आपको फिगर बनाने के लिए हेल्प करेगी। अब इसकी हाइट ज्यादा है, यहाँ बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये हमने बना दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये आपकी वैल्यू क्या है, ये है अल्फा। अल्फा बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और कहां से बन रहा है, ऑन टॉप, ठीक है, यानी इसके टॉप से जब हम यहाँ पर देखते हैं तब क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बॉटम ऑफ अनदर हाउस, जब हम इसी पॉइंट से इस हाउस के बॉटम को देखते हैं तब क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑब्वियसली ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये हमारी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये बन गया एंगल बीटा, ठीक है। अब हम यहाँ एक पैरेलल लाइन लेंगे और इससे हमें ये मिल जाएगा कि ये एंगल हमारा बीटा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिगर कंप्लीट। अब ये कह रहे हैं हाइट ऑफ द अदर हाउस इज दिस वन, यानी कि ये जो है, यानी ए बी सी डी एंड ई, यानी आपको ए डी की वैल्यू चाहिए, ए डी की वैल्यू चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, एडी की वैल्यू के लिए आप देख रहे हो, एडी दो ट्राइंगल के, एडी को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट है, एक पार्ट है आपका डीई और एक पार्ट है आपका एई। तो डीई जो है वो इस ट्राइंगल का पार्ट है, और जो एई है वो किसके इक्वल है, बीसी के, तो वो इस ट्राइंगल का पार्ट है। यानी अगर हम इस ट्राइंगल की हेल्प से डीई की वैल्यू निकाल लें और इस ट्राइंगल की हेल्प से बीसी की वैल्यू निकाल लें और इन दोनों को ऐड कर दें, तब हमको मिल जाएगा हाइट ऑफ द अनदर हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाहिए है ए डी की वैल्यू। ए डी किसके इक्वल है, ए ई प्लस डीई, ठीक, ए ई प्लस डीई, ए ई किसके इक्वल है, बीसी, तो हम इसे लिख सकते हैं बीसी प्लस डीई। तो ओवरऑल अब हमें क्या करना है, हमें बीसी की वैल्यू चाहिए और हमें डीई की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम बीसी की वैल्यू देख लेते हैं। बीसी की वैल्यू कैसे आएगी, ये एच मीटर है, हमें ए बी चाहिए है, ए बी जो यहाँ अभी यूज हो जाएगा क्योंकि ए बी ई सी के इक्वल है। तो पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल सी बी ए, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल कहाँ पर है, ये है, और यहाँ पर ये, ठीक। तो इन ट्राइंगल सी बी ए आप क्या लोगे, tan बीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस चाहिए है, और ये हो जाएगा h अपॉन ए बी। तो इससे आपको ए बी की वैल्यू मिल गई, क्या, ए बी की वैल्यू मिल गई h अपॉन tan बीटा। अब आप यहाँ क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, कॉट बीटा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर ही कन्वर्ट कर देते हैं, इसे लिख देते हैं h कॉट बीटा, ठीक। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी
DEC, DEC में भी परपेंडिकुलर और बेस लेना है क्योंकि हमें DE की वैल्यू चाहिए है। तो यहाँ भी आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू DE, तो DE ये हो गया और बेस AB था, ठीक है, यानी EC के इक्वल था, तो हम यहाँ सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि AB इज इक्वल टू EC है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका H cot बीटा, ठीक है। तो DE की वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ से आपको DE की वैल्यू मिल गई H tan अल्फा cot बीटा, ठीक। अब हमें DE की वैल्यू भी मिल गई जो कि हमारे पास ये है, और BC की वैल्यू H गिवन है, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, AD इज इक्वल टू BC प्लस DE, BC दैट इज H प्लस H tan अल्फा cot बीटा, ठीक है। H हमारा आ गया कॉमन, तो यहाँ आ गया 1 प्लस tan अल्फा cot बीटा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। फोर्थ क्वेश्चन है, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ 80 मीटर हाई ट्री। जो बर्ड है वो हमारा कहाँ पर है, टॉप ऑफ द 80 मीटर हाई ट्री। तो ये ले लीजिए आप 80 मीटर हाई ट्री, ठीक है, ये हो गया 80 मीटर हाई ट्री। फिर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए ये वाला पॉइंट जो है ग्राउंड पर है, और इससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है बर्ड का, वो क्या बन रहा है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, यानी नीचे से ऊपर बर्ड को देखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसके बाद ये कह रहे हैं द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली। अब बर्ड क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रही है। तो फ्लाई कर रही है तो वो किस तरफ फ्लाई कर रही है, क्या वो इस तरफ फ्लाई कर रही है या इस तरफ फ्लाई कर रही है, इन्होंने डायरेक्शन तो मेंशन किया नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है तो हमेशा ये याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको स्पीड निकालनी हो, जिसमें आपको टाइम दिया हो, या फिर स्पीड नहीं भी निकालनी हो, आपको टाइम दिया हो, और इस तरह आपका जो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, बर्ड फ्लाई कर रही है, तो वो आप किस डायरेक्शन में फ्लाई करोगे, जहां आपने एंगल बनाया है, जिस साइड आपने एंगल बनाया है, आप उस साइड उसे फ्लाई नहीं करवाओगे, आप कहाँ फ्लाई करवाओगे, अपोजिट साइड, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि द बर्ड फ्लाइज अवे horizontally in such a way that it remained at a constant height from the ground after 2 seconds, ठीक है। तो अब ये फ्लाई कर रही है, यानी इस तरफ ये फ्लाई कर रही है, और इस तरह कर रही है कि इसकी जो हाइट ग्राउंड से है वो क्या है, रिमेन्स एट कांस्टेंट, ठीक है। ये हाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी ये ऐसे फ्लाई करेगी कि आप यहाँ से हाइट मेजर करो या यहाँ से करो, हमेशा आपको 80 मीटर ही मिलेगी। उसके बाद ये क्या करें, आफ्टर 2 सेकेंड्स, यानी यहाँ से यहाँ जब ये 2 सेकेंड तक फ्लाई कर गई है, उसके बाद क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बर्ड फ्रॉम द पॉइंट इज 30 डिग्री। अब इसी पॉइंट से अगर हम उस बर्ड को फिर से देख रहे हैं, यानी कि सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये कितना बनता है, ये आपका बनता है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 डिग्री बनता है। अब इसके बाद जो आपका आ रहा है, यानी कि अब आपका फिगर कैसे कंप्लीट होगा, ऐसे कंप्लीट होगा, ठीक। पूछ क्या रहे हैं ये, फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लाइंग बर्ड। अब हमें फ्लाइंग बर्ड की स्पीड चाहिए। तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम यहाँ कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है। अगर हम इसे नेम दे दें इस फिगर को ABCD एंड E, यानी E से D तक बर्ड ने कितना टाइम लगाया है, 2 सेकेंड्स का, ठीक है। तो अगर हमें ED का डिस्टेंस भी पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम बर्ड की स्पीड निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ED की वैल्यू चाहिए। अब आप ED को देख रहे हो कि वो BC की इक्वल है, ठीक है। ED जो है आपका BC की इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तो ED जो है आपका BC के इक्वल है, इसलिए अब हमें BC की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब BC की वैल्यू चाहिए
तो BC की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम AC में से AB को माइनस कर देंगे तो हमें BC की वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब हम AB में से AC को माइनस करेंगे तो हमें BC मिलेगा। इसका मतलब इसका हमारा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, हमें चाहिए है ED की वैल्यू। ED आपका है BC के इक्वल और BC आपको मिलेगा AC माइनस AB करने पर। तो आपको चाहिए AC और AB की वैल्यू, सॉरी हाँ AC और AB की वैल्यू चाहिए। ठीक, AC और AB की वैल्यू चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर AC कैसे मिलेगा आपको, जब आप 45 डिग्री वाला एंगल लोगे, यानी कौन सा ट्राइंगल लोगे, DAC लोगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल DAC, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमेशा सेम रहेगा, यानी ये हाइट यहाँ पर भी 80 मीटर ही रहेगी। तो यहाँ आ गया आपका 10 45 1 मिनट 45, तो ये वाला एंगल है हमारा, ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये मिलेगा आपको 10 30 डिग्री इज इक्वल टू DAC हम ले रहे हैं, तो ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये आपका हो जाएगा 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 80 अपॉन बेस यानी AC। ठीक है, तो 10 30 की आपकी वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 80 अपॉन AC। तो AC की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई 80 अपॉन √3। ठीक है, AC की वैल्यू आपको मिल गई 80 अपॉन √3 मीटर। AC के बाद अब आपको क्या चाहिए है, AB की वैल्यू चाहिए। तो AB के लिए आप किस ट्राइंगल को लोगे, इन ट्राइंगल EBA। ठीक है, EBA को लोगे तो यहाँ पर आपका EBA के लिए आपको कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री जो परपेंडिकुलर है वो तो 80 मीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 80 अपॉन बेस आपका हो जाएगा AB। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका आ गया 80 अपॉन AB, और इससे आपको मिल गया AB इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या मिला, AC की वैल्यू इतनी मिल गई, AB की वैल्यू इतनी मिल गई। हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए ED की वैल्यू। तो ED की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, ED इज इक्वल टू, हमने यहाँ क्या लिख रखा है, ED इज इक्वल टू AC माइनस AB। तो AC की वैल्यू आपकी ये रही और AB की वैल्यू आपकी ये रही, तो ये आपका आ जाएगा 1 मिनट AC माइनस AB। तो AC की वैल्यू आपकी आ गई 80 अपॉन √3, 80 अपॉन, नो दिस शुड बी 80 √3, सॉरी ये 80 √3 होगा। ठीक है, क्योंकि AB, ये कैसे पता चला मुझे, AC जो है वो तो बिगर है, और जो AC इज बिगर देन AB, तो वो तो 80 अपॉन √3 नहीं हो सकता, क्योंकि 80 अपॉन √3 तो 80 से छोटा है। तो इस तरह आप भी अपनी मिस्टेक देख सकते हो कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो फिगर को ध्यान से देखते हुए करो। तो ये मिल गया आपको 80 √3, तो ED की वैल्यू आपकी आ गई AC माइनस AB, यानी कि 80 √3 माइनस 80, तो ये आपको मिल गया 80 √3 माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद हमें तो ED की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन किस लिए थी, क्योंकि हमें स्पीड ऑफ द बर्ड निकालना था। तो स्पीड ऑफ द बर्ड निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ED की वैल्यू तो मिल गई है। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपका ED है और टाइम क्या दिया हुआ है, 2 सेकेंड्स। ED की वैल्यू है आपकी 80 √3 माइनस 1, और ये टाइम हो गया 2, तो ये आपका ओवरऑल आ गया 40 √3 माइनस 1। और जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको √3 की वैल्यू दी हुई है तो आपको पूरा सॉल्व करना जरूरी है, आपको √3 की वैल्यू पुट करना जरूरी है। और अगर नहीं दी हुई है तो आप आंसर फिर भी अगर आप √3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि √2 और √3 की वैल्यू तो आपको लर्न करनी ही होती है। ठीक है, तो यहाँ जब आप आंसर लिखोगे तो ये आपका अप्रोक्स आता है 29.28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। An observer is 1.5 meter tall, is 28.5 meter away a tower 30 meter high.
तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक ऑब्जर्वर है और उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। तो ये आप एक ऑब्जर्वर ले लो दैट हु इज 1.5 मीटर। इसके बाद इस 28.5 मीटर अवे अ टावर। तो ये टावर से कितने डिस्टेंस पर है 28.5 मीटर। ठीक है, अवे अ टावर 30 मीटर हाई, और टावर की हाइट कितनी है 30 मीटर। ठीक है, तो ये आप ले लो एक टावर विच इज 30 मीटर हाई। तो ये हो गया 30 मीटर हाई टावर। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आई। यानी ऑब्जर्वर की आई कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से क्या कर रहा है वो टॉप ऑफ द टावर देख रहा है। यानी क्या बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये बन गई हमारी लाइन ऑफ साइट, इस तरफ देख रहा है इसलिए ये बन गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इसके करने पर हमें यहाँ मिलेगा एक एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू इन्होंने नहीं दे रखी है। ठीक है, और यही वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, तो अब यहाँ पर ए बी सी डी एंड ई। अब आप जानते हो एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू इन्होंने नहीं दे रखी है और हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है। इसमें आपका एक ही एंगल है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, वन एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन है और इसमें आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये थीटा किस ट्राइंगल में है ए बी ई। ठीक है, ट्राइंगल ए बी ई का एंगल है। तो ए बी ई का एंगल है, इसका मतलब है कि आपको ए बी ई की हेल्प से थीटा की वैल्यू मिलेगी। अब ए बी ई में किस किस चीज की वैल्यू दी हुई है, पहले तो आप ये देखो सी डी इज इक्वल टू बी ई होगा, तो इसकी वैल्यू भी आपकी कितनी हो गई 28.5 मीटर हो गई। ठीक है, ये 28.5 मीटर हो गई, ये पूरा 30 मीटर है। लेकिन जब आप ए बी ई लोगे तो आपको कितना पोर्शन चाहिए, आपको केवल ए बी चाहिए, है ना। तो ए बी चाहिए तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ये जो है इतना पोर्शन जो है आपका ये कितना है 1.5 मीटर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ईडी और बीसी इक्वल है। जब ये 1.5 मीटर है तो इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, यानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। टावर की हाइट आपको दी हुई है यहाँ पर 30 मीटर, देन 30 माइनस 28.5 सॉरी 1.5, 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 होता है आपका 28.5। तो ये आपको मिल गई इतने की वैल्यू। ठीक है, तो इतने की वैल्यू आपकी क्या हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये हो गई आपकी 28.5। अब आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, बेस की भी वैल्यू है, तो आप क्या लोगे, आप ट्राइंगल कंसीडर करोगे। इन ट्राइंगल ए बी ई टेन थीटा लोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका हो गया 28.5 और बेस हो गया 28.5, तो ये कैंसिल होके मिल गया 1। अब टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, किस ट्रिग्नोमेट्री यानी टेन की किस एंगल की वैल्यू होती है 45 डिग्री की। तो आप इसे लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 45। तो आपका थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब ये जो दोनों वीडियो मैंने बनाए हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, ये आपके लिए एक फुल पैकेज है इस चैप्टर का। अगर आप इन दोनों वीडियो के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू विल बी कैपेबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जिससे वो भी इन क्वेश्चंस को समझ सकें। ओके, सो कीप वॉचिंग माय वीडियो, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।